हेलो गाइस, ये है यंगेस्ट साइन ऑफ मेजेस का पार्ट 9। इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अब से मैं हमारे मेन कैरेक्टर को उसके नाम जो कि है रेजन मेटन उसी से ही बुलाया करूँगा। तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से ही होती है जहाँ से लास्ट पार्ट ख़त्म हुआ था। रेजन सोच रहा रहता है कि अगर उसे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो फिर उसे इतना स्ट्रांग बनना होगा कि वो अपनी मदर को प्रोटेक्ट कर पाए। ये सोचते हुए वो अपने फादर को जवाब देता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। हालांकि जो आपने मैजिक कॉम्बैट टेक्निक बनाई है उसकी क्लियरली लिमिट्स हैं, पर मैं फिर भी अपना इसी में ही पूरा बेस्ट ट्राई करूंगा। तो फिर उसके फादर जवाब देते हैं कि हाँ, ये जो मैजिक कॉम्बैट टेक्निक है वो कुछ ज़्यादा ही वीक है, यहाँ तक कि इतनी वीक कि इसे एक टेक्निक कहा भी नहीं जा सकता। उससे तुम एक आधी अधूरी टेक्निक के तौर पे समझ सकते हो। ये सुन के रीज़न जवाब देता है कि अगर उस टेक्निक के पास लिमिट्स भी हैं तो भी क्या, ऐसा तो है नहीं कि मैं आराम से बैठा रहूं और कुछ भी ना करूं। तो फिर उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम उस टेक्निक को ट्राई भी करते हो तो भी इससे क्या ही बदल जाएगा। तो फिर रीज़न जवाब देता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस क्लैन का हेड बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं। पर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि मैं उस पर्सन की मदद कर सकता हूँ जो कि फ्यूचर में इस क्लैन का हेड बन सकता है। फिर वो कहता है जो मेरी मैजिक कॉम्बैट टेक्निक है उसके पास क्लियरली लिमिट्स हैं, पर जो मेरी लिमिट्स हैं वो किसी को भी नहीं पता है। आप ये मत भूलिए कि मेरी रगों में ही आपका ही खून दौड़ रहा है, तो फिर मैं पक्का ही पूरा ट्राई करूँगा ताकतवर बनने का, और ताकि मैं अपनी मदर को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। इसे सुन के उसके मदर और फादर दोनों ही थोड़े बहुत शॉक रहते हैं। फिर हमें एक टाइम स्किप दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के पास उसके फादर का एक लेटर आया होता है जिसमें लिखा रहता है कि तुम मेटन क्लैन के मेन बैंक्वेट हॉल में आ जाना। ये देख के रीज़न सोच रहा रहता है कि इस लेटर को पक्का ही है उसके फादर ने लिखा है, पर इसे एक लेटर कहने के लिए कुछ ज़्यादा ही छोटा है। फिर वो हमें बताता है कि ये क्यों हो रहा है। जब भी उसका 10th बर्थडे आएगा तो फिर इसे शेड्यूल किया गया था मेन बैंक्वेट हॉल में। ये एक टाइप का ट्रेडिशन है जो कि उसके मेटन क्लैन में मनाया जाता है। जब भी कोई उसके मेन ब्लड लाइन का मेंबर 10th बर्थडे होता है तो सभी लोग गैदर होकर उस बर्थडे बैंक्वेट को एंजॉय करते हैं। पर इससे भी ज़्यादा वहाँ पर उस पर्सन पे बॉडी स्ट्रेंथनिंग एरे सेटअप किया जाता है। इसके चलते वो पर्सन कोई भी एलिमेंटल मैजिक गैदर कर पाएगा अपनी बॉडी में, जो कि उसका मेन एलिमेंट बन जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हाँ, रीज़न उस चीज़ के लिए तैयार हो रहा होता है। वो अपनी मेट के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और वो फिर वहाँ की टेबल्स चेयर देख के सोचता है कि इनके ऊपर तो इफ़ेक्ट है हमेशा ही माना को रिलीज़ करने का। सच में ये कुछ ज़्यादा ही लग्जरी है यहाँ पर। तो फिर रीज़न अपनी मेड से पूछता है कि मैं कहाँ बैठूंगा। तो फिर वो उससे बताती है कि आप सीधे सामने पैट्रियार्च के एकदम ही सामने बैठने वाले हैं। फिर वो अपनी मदर के बारे में भी पूछता है कि वो आ जाएंगी। तो फिर वो बताती है कि नहीं, मुझे जहाँ तक पता है कि लेडी सोसो को आज इनवाइट नहीं किया गया। तो फिर हमारे एमसी भी कहते हैं जैसा कि मैंने सोचा था। फिर तभी हमें उसके 6th ब्रदर को दिखाया जाता है, जैसे कि हमारा एमसी टॉन्ट मारते हुए कहता है कि आपके वो जगह एकदम ही सही है जहाँ पर मैंने हिट किया था। ये सुन के उसका ब्रदर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए मन में सोचता है कि ये तो बिल्कुल ही अलग पर्सन लग रहा है जो कि ये पहले था। पहले मैं इसे एक सैंडबैग की तरह इस्तेमाल करता था, ये तो उसी तरह लग रहा है जैसे सैंडबैग ने मुझे हिट कर दिया हो। तो फिर हमारा एमसी कहता है कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने आपको ऑफ गार्ड पकड़ लिया और आपको हरा दिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप मुझे जब चाहें तभी चैलेंज कर सकते हैं। पर इस बार मैं हो सकता है आपको और भी ज़्यादा चोट लग जाए, क्योंकि मेरी जो स्किल्स हैं वो पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं। ये सुनकर उसका ब्रदर जाते हुए कहता है जल्दी मैं तुम्हें एक कीड़े की तरह कुचल दूंगा। तो फिर हमारा एमसी भी कहता है अपना पूरा ट्राई करना। फिर उसकी 3rd सिस्टर भी आ जाती है। वो कहती है देखो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट यहाँ पर आ चुका है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। वो उससे पूछती है क्या तुम उस खिलौने के साथ अभी भी खेल रहे हो जो कि तुम लाए थे। तो फिर हम रीज़न जवाब देता है कि हाँ, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है आग के साथ खेलने में। तो फिर उसकी सिस्टर कहती है हाँ, तभी तो मैं उसे लेना चाहती थी, पर ये कुछ ज़्यादा ही दुख की बात है। पर इस चीज़ को देख के उसका 6th ब्रदर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा रहता है कि 3rd सिस्टर उससे क्यों ऐसे बात कर रही हैं। फिर हमें उसकी 2nd सिस्टर दिखाई जाती है जो कि होती है एवेलिया, जो कि फ्यूचर में जाकर लास्ट आर्च मेज भी बनेगी। रीज़न उसे देखते हुए कहता है कि वो एक ऐसी पर्सन है जो कि अपनी फैमिली के ऑनर के लिए कुछ भी करेगी, और उसके भी पास 7 सर्कल्स हैं जैसे कि मेरी 3rd सिस्टर के पास हैं। और उसका जो मेन एट्रीब्यूट है वो है लाइट मैजिक, और जो सब एट्रीब्यूट है वो है डार्कनेस मैजिक। वो हमें बताता है कि वो एक ऐसी पर्सन होगी जिससे कि मेन कैरेक्टर मार डालेगा। हालांकि वो चीज़ अलग है कि वो हमारे इस नॉवल के मेन कैरेक्टर की सबसे पहली प्यार होगी। फिर एवेलिया हमारे एमसी से कहती है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही बदल चुके हो। तो फिर रीज़न भी कहता है कि हाँ, मैं इसे पॉजिटिवली लूँगा। तो फिर वो भी कहती है हाँ ऑफ कोर्स। वो एवेलिया और उसकी 3rd सिस्टर को एक साथ देखते हुए कहता है कि ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है, अगर मैं अपना पूरा भी ट्राई करूं तो भी मैं सिर्फ इनकी आधी ताकत पे पहुंच जाऊं वही बहुत बड़ी चीज़ है।
फिर बाकी जो लोग होते हैं वो लोग भी बैंक्वेट हॉल में एंटर कर जाते हैं। हमारा एमसी उन्हें देखते हुए सोचता है कि कुल मिला के 10 लोग हैं, जिनमें से एक पैट्रियार्च और उनकी 3 वाइफ्स और 6 चिल्ड्रंस हैं। फिर रेज़न के फादर कहते हैं कि जो 7th यंग मास्टर है वो आज 10 ईयर्स का होने वाला है, तो फिर कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो फिर सारे लोग भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं, जिसे सुन के हमारे एमसी भी कुछ ज़्यादा ही नर्वस होते हुए थैंक यू कहता है। फिर तभी एविलिया उठ के अपने जो काम उसके फादर ने दिया रहता है उसकी रिपोर्ट देती है। फिर ऐसे ही उसका एक और हमारे एमसी का एक और ब्रदर अपनी रिपोर्ट देता है। फिर आखिरी में उसकी 3rd सिस्टर अपनी रिपोर्ट देती है कि वो सिल्विया के विंग्स ले आई है छोड़े हुए टेम्पल में से। पर हमारा एमसी कुछ देख के बहुत ज़्यादा शॉक रहता है। हमें उसकी स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जिसमें कि लिखा रहता है कि तुम्हारी सिस्टर ने सिल्विया के विंग्स अबंडेंट टेम्पल से चुरा लिए थे। फिर एक और नोटिफिकेशन दिखाई जाती है कि जितने भी 30 प्रीस्ट, 17 पैलाडीन और 7 मॉन्क्स उसको गार्ड कर रहे थे वो सबको ही मार चुकी है। फिर पैट्रियार्च उससे कहते हैं कि तुमने एक एग्जाम्पल सेटअप कर दिया है होली किंगडम के लिए, तो क्या उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया है? तो फिर वो कहती है कि नहीं, अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो फिर पैट्रियार्च कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो एक माफ़ी मांगेंगे हम लोगों से। तो फिर उसकी सिस्टर पूछती है कि तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर उसके पैट्रियार्च कहते हैं कि बस उन्हें इग्नोर कर देना। फिर हमें एक नॉक सुनाई देती है, कोई गेट से एंटर करता है जो कि पैट्रियार्च का पॉन रहता है। वो हमारे एमसी के सामने कुछ स्क्रोल्स रख देता है और फिर पैट्रियार्च उससे कहते हैं कि इनमें से एक चूज़ कर लो। हमारे एमसी की डिवाइन आई एक्टिवेट हो जाती है और उसे दिख रहा रहता है कि सभी स्क्रोल्स की एनर्जी मिलकर एक अलग ही स्क्रोल बना रही है। वो उसी को ही पकड़ लेता है। पर इस चीज़ को देख के जितने भी लोग बैंक्वेट हॉल में बैठे रहते हैं, जितने भी उसके ब्रदर सिस्टर, वो सभी शॉक रह जाते हैं। फिर रेज़न कहता है कि मैं इस स्क्रोल को चूज़ करता हूँ। पर इस चीज़ को देख के कोई कुछ भी नहीं कह रहा रहता। फिर तभी पैट्रियार्च एविलिया से पूछते हैं क्या तुमने इसे इस स्क्रोल के बारे में बताया? तो फिर एविलिया जवाब देती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। फिर उसके बाकी सिबलिंग्स भी जवाब देते हैं नहीं, हमने भी इसे कुछ भी नहीं बताया। तो फिर पैट्रियार्च कहते हैं क्या तुम मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि एक 10 साल के बच्चे ने वेवलेंथ ऑफ माना को डिटेक्ट कर लिया अपने आप ही? ये तो कुछ ऐसा है जो 10 साल की एज में एविलिया भी नहीं कर पाई थी। तो फिर एविलिया कहती है कि शायद से इसके पास कुछ ज़्यादा ही अच्छी आँखें हैं, या फिर शायद से ये मैजिक कॉम्बैट के चलते हुआ होगा, क्योंकि मैजिक कॉम्बैट शुरुआत में कुछ ज़्यादा ही जल्दी ग्रो करती है। तो फिर पैट्रियार्च कहते हैं हाँ, ये शायद से इस चीज़ को क्लियरिफाई कर पाए, क्योंकि हम में से किसी ने भी मैजिक कॉम्बैट उस एज में सीखी ही नहीं थी। वो फिर रेज़न से कहता है कि उस स्क्रोल को मेरे पास लेकर आओ। फिर हमें एक नोटिफिकेशन में इन स्क्रोल्स के बारे में बताया जाता है कि इन हर एक स्क्रोल में एक डिफरेंट टाइप का एलिमेंट होता है, और जो स्क्रोल हमारे रेज़न के पास है उसमें पावर है हर टाइप के एलिमेंट को कंट्रोल करने की। ये देख के रेज़न मन में सोच रहा रहता है ये बस एक मिक्सचर है हर एक स्क्रोल का, पर हमेशा ज़्यादा चीज़ें होना अच्छी बात नहीं होती। तो फिर पैट्रियार्च कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि तुम इस स्क्रोल को चूज़ कर लोगे। तो फिर रेज़न कहता है कि मैं इस चीज़ को एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लूँगा। पर इस चीज़ से उसका 6 ब्रदर को ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो सोचता है कि क्या उसे कोई भी डर नहीं है कि वो पैट्रियार्च के सामने ऐसे बातें कर रहा है। फिर पैट्रियार्च कहते हैं कि जो तुम्हारी बड़ी बहन एविलिया है वो इस बॉडी स्ट्रेंथनिंग एरे को तुम्हारी बॉडी पे परफॉर्म करेगी। पर यह सुन के रेज़न पूछता है कि मुझे लगा था कि आप ये सारी चीज़ें करेंगे। तो फिर पैट्रियार्च जवाब देते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को करूँगा तो फिर 99% चांस है कि तुम मर जाओगे। तो फिर रेज़न पूछता है कि अगर एविलिया करेंगी तो फिर इसमें अलग क्या होगा? तो फिर पैट्रियार्च बताते हैं कि अगर एविलिया इस चीज़ को करेगी तो फिर 50% चांस होगा कि तुम सर्वाइव कर सको, क्योंकि जो उसका माना है वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है। ये सुन के रेज़न मन में सोचता है क्या ये कोई बेकार डिसीजन था ट्रांसेंडेंस स्क्रोल को चूज़ करना? पर अब इस पर रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं। अगर मैं इस वर्ल्ड में रिस्क नहीं लूँगा तो फिर मैं स्ट्रॉन्ग भी नहीं बन पाऊँगा। फिर वो अपने एल्डर सिस्टर एविलिया से कहता है कि अब मैं इस स्क्रोल का काम आपके ऊपर सौंपता हूँ। तो फिर उसकी सिस्टर पूछती है कि आप तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो? तो फिर वो कहता है कि हाँ, एक मेज के तौर पर मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। एविलिया उससे कहती है कि फादर को ज़्यादा ही पॉजिटिव तुम्हें बता रहे हैं, इसमें इससे भी ज़्यादा रिस्क है। जो ट्रांसेंडेंस स्क्रोल होता है उसमें कुछ ज़्यादा ही हैवी और डिस्ट्रक्टिव माना होता है। इसी के चलते जो फिज़िकल स्ट्रेंथनिंग मैजिक होगा वो भी डिस्ट्रक्टिव रहेगा। तो फिर रेज़न पूछता है तो फिर मेरे चांस क्या रहेंगे सर्वाइव करने के लिए? तो फिर उसकी सिस्टर बताती है 50%। फिर रेज़न कहता है अगर आप अपना फुल ट्राई करो, तो भी वो कहती है सिर्फ तभी भी 50% रहने वाले हैं। तो फिर रेज़न पूछता है क्या आप ये चाहती है कि मैं स्क्रोल को बदल लूँ? तो फिर उसकी सिस्टर कहती है कि नहीं, जो लोग मैजिक के पाथ पे चलते हैं उन्हें दूसरों के बारे में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि दूसरे उनसे क्या कहते हैं और क्या नहीं। हाँ, पर मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग बनो। ये सुन के रेज़न कहता है ठीक है, मैं इस स्क्रोल को चूज़ करूँगा। तो फिर उसकी सिस्टर कहती है ठीक है, फिर तुम अपने कपड़े उतार दो। वो पूछता है कितने? तो वो बता दिए जितने भी ऊपर हैं, बस अपने इनरवियर्स ही पहने रहना।
फिर उसकी बॉडी को देखते हुए उसकी थर्ड सिस्टर मन में सोचती है कि ये कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो 10 साल का बच्चा बना पाए, और जब मैं 1 महीने पहले इससे मिली थी तब इसके पास ऐसी फिज़ीक बिल्कुल भी नहीं थी। आखिरकार ये क्या-क्या और सीक्रेट्स मुझसे छुपा रहा है। वो फिर उससे कहती है कि ये तुम्हारी जो बॉडी है वो तो किसी डेकोरेशन के तौर पे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। ये सुन के हमारा एमसी भी थोड़ा डर जाता है। फिर उसकी सिस्टर उस मैजिक ऑपरेशन को शुरू कर देती है और वो पेट्रियार्च से कहती है कि फ़ादर, इस चीज़ को मुझे सौंपने के लिए कुछ ज़्यादा ही आपका थैंक्स, मैं इसे पक्का ही ट्राई करूँगी सक्सेसफुल करवाने का। पर तभी हमारा एमसी उससे रुकने को कहता है। वो एविलिया कहती है क्या तुम अभी डर रहे हो? तो फिर रीज़न कहता है नहीं, ये वो नहीं है। फिर वो अपने फ़ादर से कहता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। वो पूछते हैं कि वो चीज़ क्या है? तो फिर रीज़न कहता है कि अगर मैं इस चीज़ को सर्वाइव कर जाता हूँ तो फिर आप मेरे ऊपर एक फ़ेवर करना। पर इस चीज़ को देख के उसके बाकी जो भाई रहते हैं वो कुछ ज़्यादा ही हैरान रहते हैं और सोच रहे रहते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही रूड नहीं हो रहा है। रीज़न कहता है कि जैसा कि ये ट्रेडिशन रहता है पेट्रियार्च को ये बॉडी स्ट्रेंथनिंग एरे का ऑपरेशन करना चाहिए, पर जैसा कि मेरा ऑपरेशन सिस्टर एविलिया कर रही हैं, हालांकि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं पर उनकी जो ताकत है वो आपसे कंपेयर भी नहीं की जा सकती। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे एक फ़ेवर मिलना ही चाहिए। तो फिर उसके फादर भी पूछते हैं वो फ़ेवर क्या है? तो फिर रीज़न कहता है कि अब से मेरी मदर को अलाउ कर दीजिए इस जगह पे आने को। पर इस चीज़ को सुन के पेट्रियार्च की बाकी सारी वाइफ्स शॉक रहती हैं और उनमें से एक कहती है कि उस जैसी इन्फीरियर चीज़ को यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। तो फिर हम रीज़न पूछता है कि वो इन्फीरियर क्यों है? तो फिर वो कहती है कि क्योंकि उसका ओरिजिन हम लोगों से कुछ ज़्यादा ही अलग है। ये सुन के रीज़न जवाब देता है जैसा कि मेरी बॉडी में मेरा फादर और मेरी मदर का ब्लड है, इसके चलते तो तुम एक तौर से फादर को भी इन्फीरियर कह रही हो। इसे सुन के पेट्रियार्च की जो वाइफ रहती है वो कुछ कह नहीं पाती। तो फिर पेट्रियार्च पूछते हैं तुम ऐसा क्यों चाहते हो? तो फिर रीज़न जवाब देता है क्योंकि मदर आपको देखना चाहती हैं, जिसे सुन के पेट्रियार्च भी शॉक रहते हैं। रीज़न मन में सोच रहा रहता है कि इस चीज़ से मैं पेट्रियार्च की तीनों वाइफ का दुश्मन बन जाऊंगा, पर ये मैं अपने फादर के साइड ज़रूर चला जाऊंगा, ये उससे तो ज़्यादा ही बेहतर है उन तीनों वाइफ के साइड से। मेरी मदर जो है वही एक लौती वीकनेस है पेट्रियार्च की। ये सुन के पेट्रियार्च कहते हैं कि उस जैसी इन्फीरियर चीज़ मुझे देखना चाहती है, ये तो कितना ही ज़्यादा मजाक की बात है। पर वो फिर कहते हैं कि ये चलेगा, अगर तुम इस चीज़ को सर्वाइव कर जाते हो तो फिर मैं इस चीज़ को अलाउ कर दूंगा। इस चीज़ को सुन के हसन भी खुश हो जाता है। वो सोचता है मैं पूरा ट्राई करूँगा आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा उतरने का। फिर उसकी सिस्टर कहती है कि अब मैं इस ऑपरेशन को स्टार्ट करने वाली हूँ। फिर उसका वो प्रोसीजर शुरू हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो सारे सिंबल्स रहते हैं वो रीज़न की बॉडी पे चढ़ रहे रहते हैं, जिसके चलते उसे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही रहती है। फिर हमें रीज़न को एक अलग ही स्पेस में दिखाया जाता है जहाँ पर कोई उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो अपनी बॉडी को देखते हुए सोचता है हालांकि मेरे पास हाथ पैर हैं पर मैं उन्हें फ़ील नहीं कर पाया रहा। ये बिल्कुल उसी तरह लग रहा है जब किसी को हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। फिर तभी उसके सामने एक फ्लेम टाइप की अपीयर हो जाती है जो कि उससे हाई कहती है, जिसे देख के रीज़न शॉक हो जाता है। वो सोचता है ये क्या है, पर फिर जब उसे वो ध्यान से देखता है वो देखता है ये तो होली ग्रेल ऑफ फायर है। होली ग्रेल उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो फिर हमारा रीज़न जवाब देता है कि हाँ तुम होली ग्रेल ऑफ फायर हो। रीज़न मन में सोच रहा रहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि मैं ऑपरेशन के बीच में था उस बॉडी स्ट्रेंथनिंग एरे वाले के, पर मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया और यहाँ पर होली ग्रेल ऑफ फायर क्या कर रहा है? पर फिर वो होली ग्रेल जवाब देता है कि तुम गलत हो, मैं होली ग्रेल ऑफ फायर हूँ ही नहीं। तो फिर हमारा रीज़न पूछता है कि फिर तुम हो क्या? तो फिर वो जवाब देता है कि मेरा जो असली नाम है वो है होली ग्रेल ऑफ ट्रांसेंडेंस। ये सुन के रीज़न भी शॉक रहता है। वो मन में सोचता है कि इसे तो मेरी डिवाइन आई भी एनालाइज नहीं कर पा रही। तो फिर होली ग्रेल बताता है कि जो फायर क्लैन थी उन्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि कार्टिल ने मेरे अंदर फायर माना को बस डाल दिया था। फिर होली ग्रेल कहता है कि तुम्हें तो कर्टल के बारे में भी पता नहीं होगा, वो ये बस एक बूढ़ा इंसान है। ये सुन के रीज़न मन में सोचता है कर्टल एक आर्चमेज है जो कि लेजेंड में बताया जाता है। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि वो एग्जिस्ट कभी करता ही नहीं था, पर यहाँ पर ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि वो कभी एग्जिस्ट करता था। फिर होली ग्रेल कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो फिर रीज़न पूछता है कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तो होली ग्रेल बताता है कि तुम्हारे पास जो बॉडी है वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। तो फिर हमारा रीज़न पूछता है कि स्पेशल बॉडी से क्या मतलब? तो फिर कब बताता है जिस टाइम मैं बना था उस टाइम जो लोग थे वो इन बॉडीज़ को बुलाते थे हेवनली बॉडीज़। ये जो बॉडीज़ होती थी वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होती थी, पर जितना कि माना तुम अभी एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हो वो इन बॉडीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा है। तुम्हारा जो माना सर्किल है वो पहले से ही पूरा भर चुका है, और अगर अभी तुम इस टाइम इस डिस्ट्रक्टिव माना को अपनी बॉडी के अंदर लोगे तो फिर तुम्हें पता होगा कि क्या होगा तुम्हारे साथ। तो फिर रीज़न जवाब देता है मैं मर जाऊँगा। तो होली ग्रेल भी कहता है एकदम सही, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। तो फिर
रीज़न पूछता है तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते कि मैं मर जाऊँ। होली ग्रेल जवाब देता है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बोरिंग हो जाएगा, मुझे फिर एक गहरी नींद में जाना पड़ेगा एटलीस्ट 100 साल के लिए। रीज़न पूछता है तो फिर मेरी मदद तुम कैसे करोगे। होली ग्रेल जवाब देता है कि मैं जो भी बाकी माना है उसे मैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूँगा, क्योंकि जो ये माना है इसका टेस्ट मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फिर हमें एक सिस्टम नोटिफिकेशन होली ग्रेल के बारे में दिखाई जाती है कि ये अब फुल ट्राई कर रहा है अपने नए ओनर को ढूंढने के लिए। ये देख के रेसन मन में सोचता है जब ये कासिम साडे के पास होली ग्रेल था तब तो कभी इसने ऐसा एक्ट ही नहीं किया था। फिर होली ग्रेल कहता है कि तुम मेरे ओनर बनने के लिए बिल्कुल ही क्वालिफाइड हो। तो फिर रेजन पूछता है ऐसा क्यों। होली ग्रेल जवाब देता है कि तुम्हारी जो एग्जिस्टेंस है वो फुल ही होल की तरह है इस वर्ल्ड में, और यही एक रिक्वायरमेंट होती है मुझे अपना मास्टर के लिए। रेजन पूछता है इस चीज़ से तुम्हारा मतलब क्या है। होली ग्रेल जवाब देता है कि तुम्हें टाइम के साथ इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। और अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ कि तुम मेरे ओनर बन जाओ। इस चीज़ को कहते हुए होली ग्रेल कुछ ज़्यादा ही खुश होता है। होली ग्रेल कहता है कि मैं अभी तुम्हारे हार्ट में मेल्ट होकर रह रहा हूँ और मैं उस माना को खा लूँगा। रेजन पूछता है तो फिर क्या होगा। होली ग्रेल कहता है कि फिर मैं रिबॉर्न कर जाऊँगा एक होली ग्रेल ऑफ ट्रांसेंडेंस के तौर पे। हालांकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अजीब से स्पेल्स हैं, पर वो जो स्कैरी नूना बाहर है वो इन सारी स्पेल्स को देख लेगी। वो एविलिया के बारे में बात कर रहा होता है। होली ग्रेल फिर कहता है कि मैं इस चीज़ के बाद एक अच्छा सा ब्रेक लूँगा और जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी तब मैं बाहर आ जाऊँगा, तुम्हें मेरा फ्यूचर में कुछ ज़्यादा ही काम आएगा। फिर सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है कि अगर होली ग्रेल ने इस माना को एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर आपके पास एक अल्टरनेटिव माना सर्किल आ जाएगा। ये देख के रेजन मन में सोचता है कि ये उसी तरह है कि मेरे पास एक और माना सर्किल आ जाएगा। पर तभी रेजन नीचे से गायब होने लगता है। वो इस चीज़ को देख के शॉक होता है। वो सोचता है कि अगर मैं पूरी तरीके से गायब हो जाऊंगा तो फिर मैं मर जाऊंगा। फिर वो अपनी मदर को याद करते हुए सोचता है कि अभी मेरे पास करने के लिए कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हैं तो फिर मैं मर नहीं सकता। और वो आखिरी में होली ग्रेल से कह देता है कि मैं तुम्हारा ओनर बनने के लिए तैयार हूँ। फिर तभी होली ग्रेल से कुछ ज़्यादा ही लाइट निकलने लगती है। फिर हम रीज़न को दिखाया जाता है जो कि रियल वर्ल्ड में अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पर एविलिया कह रही रहती है जो ये मैजिक ऑपरेशन था वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल रहा है। हाँ, रीज़न जागते हुए सोचता है क्या मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, क्या वो सब एक सपना था। फिर वो सोचता है नहीं, वो पक्का ही एक सपना नहीं था, मुझे अपना हार्ट जो है वो पहले से कुछ ज़्यादा ही अलग महसूस हो रहा है। फिर एविलिया बताती है हालांकि जो मैजिक ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल था, लेकिन पेट्रियाज कहते हैं इसका मतलब ये है कि ये ऑपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है। तो फिर एविलिया जवाब देती है हाँ, क्योंकि फिज़िकल फीचर्स रेसन के कुछ ज़्यादा ही अलग हैं, जिसके चलते जो माना स्ट्रेंथनिंग स्पेल स्क्रोल के ऊपर था वो गायब हो गया। ऐसा इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। तो फिर पेट्रियाज जाते हुए कहते हैं शायद से यही इसकी किस्मत थी, अब हम इसका 10th ईयर रिचुअल अब यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। पर रेसन मन में सोचता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो स्पेल है वो गायब हो गया, बल्कि ये है कि उसे एब्जॉर्ब कर लिया है होली ग्रेल ने। फिर रेजन पेट्रियाज से पूछता है कि आपने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं सर्वाइव कर जाता हूँ तो फिर मैं मदर को यहाँ पर ला सकता हूँ। तो फिर उसके फादर उसे अजीब सा ही जवाब देते हैं कि एक प्रॉमिस उसी के लिए ही करना चाहिए जो कि उसे डिज़र्व करते हैं, और उसी को ही देना चाहिए जो कि उसे संभाल सकें। शायद से इस चीज़ का ये मतलब हो सकता है कि उन्होंने अलाउ कर दिया है हमारे रेजन की मदर को यहाँ पर आने को। रेजन अपने कपड़े पहनते हुए मन में सोचता है कि मैंने प्रोग्रेस कर ली है, और शायद से एविलिया और ना ही उसके फादर को ये चीज़ होली ग्रेल के बारे में पता चल पाया है। और ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी बात है कि होली ग्रेल ने कोई बाहर से अपने आप को शो नहीं किया, मैंने कुछ ज़्यादा ही ताकतवर दोस्त अपने लिए ढूंढ लिया है। फिर तभी रीज़न अपनी मेड हैरा से कहता है कि चलो अब हम लोग चलते हैं, पर तभी वो कुछ देख के शॉक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हैरा अपनी बॉडी से कुछ ज़्यादा ही ऑरा निकाल रही रहती है। ये देख के रीज़न मन में सोचता है कि मैं जब उसकी तरफ देखता हूँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मैं एक स्वॉर्ड की तरफ देख रहा हूँ जो कि किसी को मारने के लिए एकदम ही तैयार है। तभी हैरा उससे पूछती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। हमें उसकी सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जिसमें कि लिखा रहता है कि अपोनेंट के स्किल्स कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हैं, उन्हें आप देख नहीं सकते। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है कि आप अभी बैंक्वेट हॉल में ही हैं और आपके चारों तरफ एक सिक्योरिटी एरिया बना हुआ है। ये देख के रीज़न मन में सोचता है कि हैरा अपने आप को शो कर रही है मेरे फादर के होने के बावजूद। जो यहाँ पर मेन बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा इतना हाई लेवल का सिक्योरिटी मैजिक परफॉर्म कर सकता है वो और कोई नहीं बल्कि मेरे फादर ही हैं। फिर हैरा उससे कहती है कि यंग मास्टर, मैंने आपको इस दिनों कुछ ज़्यादा ही ऑब्जर्व किया और आपका एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही बदल गया। तो फिर रीज़न कहता है शायद से इस वजह से क्योंकि मैं दूसरों से कुछ ज़्यादा ही घुलने मिलने लगा हूँ। तो फिर हैरा हमारे एमसी से पूछती है तुम आपको क्या लगता है मुझे किसने हायर किया होगा। तो फिर रीज़न जवाब देता है मुझे लगता है मेरे फादर ने। तो फिर मेड पूछती है आपको ऐसा क्यों लगता है। तो फिर वो जवाब देता है कि तुम अपनी प्रेजेंस बिल्कुल भी मेरे फादर के सामने छुपा नहीं रही थी और तुम्हारा ऑरा भी साफ साफ उन्हें दिख रहा होगा।
तो फिर हेरा पूछती है कि क्या आपको बस इतने से ही ये लगने लगा कि मुझे आपके फादर ने हायर किया होगा। पर अभी हमारा रीज़न ये सोच रहा रहता है कि इस टाइम ये कुछ ज़्यादा ही स्केरी लग रही है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, पर ये मुझसे कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। पर अगर इसे मुझे मेरे फादर ने हायर किया होगा तो फिर ये मुझे बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाएगी। फिर रीज़न जवाब देता है कि तुम अपने ऑरा को इतना ज़्यादा निकाल रही हो, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ऐसे मैजिशियन हैं जो कि ऑरा को सेंस करते ही यहाँ पर आ जाते, पर उनमें से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। इसका मतलब कोई तुम्हारे ऑरा को डिटेक्ट करने से रोक रहा है, और ये कुछ वैसा ही सिक्योरिटी मैजिक जैसा है, और इस लेवल का हाई मैजिक सिर्फ मेरे फादर ही परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब तो यही है कि तुम्हें मेरे फादर ने ही हायर किया है, और फादर ने ही इस मैजिक बैरियर को भी लगाया, और फादर ने ही तुम्हें ये ऑर्डर भी दिया होगा कि तुम मुझे अपनी आइडेंटिटी बताओ। तो फिर मेड भी कहती है कि हाँ, तुम एकदम ही सही हो। तुम्हारे फादर ने मुझसे ये कहा था कि अगर तुम इस सिचुएशन को एनालाइज ना कर पाओ तो फिर मैं तुम्हारे साथ जो भी करना चाहूँ वो कर सकती हूँ। अगर तुम मेटन फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम्हें इतना तो करना आना ही चाहिए। तो फिर हैरिया कहती है कि क्या तुम्हें इससे डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो रही है। तो फिर रेसन जवाब देता है, हाँ शायद से थोड़ी सी। वो कहता है कि बस एक ही प्रॉब्लम है कि आज वो पहला दिन था जब मैं इस मेन बिल्डिंग के हॉल में आया था और मैं अपने फादर से मिला, और आज ही उन्होंने ये बैरियर कास्ट कर दिया। इसका तो मतलब ये है आज वो पहली बार है जब मेरे फादर मुझे टेस्ट करना चाहते हैं। तो फिर हैरिया भी अपना डैगर बाहर निकालते हुए कहती है, एकदम ही तुम सही हो। फिर हैरिया कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इस सिचुएशन को फिगर आउट कर भी पाओगे। तो फिर रीज़न पूछता है कि तुम्हें फिर क्या लगा था। हैरिया कहती है कि मुझे तो ये लगा था कि जैसे ही मैं अपना ऑरा शो अप करूँगी तो फिर तुम मेरे ऑरे से ही डर के अपने पैंट को ही गीला कर दोगे। तो फिर रीज़न जवाब देता है कि तुमने तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टिमेट कर लिया। फिर हैरिया उससे कहती है, पहले मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने दो। फिर वो कहती है कि मैं हूँ डिस्क्रीट विदाउट द साउंड। इस चीज़ को सुन के रीज़न कुछ ज़्यादा ही शॉक रहता है। वो बताता है कि उसने इस करैक्टर को खुद ही डिज़ाइन कर रहा था। फिर हमें एक मदर और सन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मदर उसके बेटे से कह रही रहती है कि अगर तुम ऐसे ही मिसबिहेव करते रहे तो डिस्क्रीट विदाउट द साउंड तुम्हें ले जाएगी। हमें बताया जाता है कि ये डिस्क्रीट विदाउट द साउंड एक इतनी ज़्यादा ताकतवर असैसिन है जो कि जिससे कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग भी डरते हैं। यहाँ तक कि जो स्वॉर्ड्समैनशिप फैमिली है उसने तक इसे पीछा करने की कोशिश की थी, पर इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। और यहाँ तक कि इसके बारे में मैंने नोवेल में भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं लिखी थी। रीज़न उससे पूछता है कि मैंने तो सुना था कि स्वॉर्ड्समैनशिप फैमिली तुम्हारे पीछे थी। तो फिर हैरिया उससे जवाब देती है, हाँ वो कुछ 15 साल पहले हुआ था। तो रीज़न कहता है, क्या तुम्हारी ये जो अपीयरेंस है ये क्या फेक है। तो फिर हैरिया कहती है, नहीं मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं देना। तो फिर रीज़न पूछता है, तो फिर तुम किस टाइप का टेस्ट लेना चाहती हो, क्या तुम मुझे कोई टेस्ट शीट दोगी। तो फिर हैरिया कहती है, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं एक असैसिन हूँ, तो फिर अगर तुम मेरा एक भी अटैक डिफ्लेक्ट कर पाते हो तो फिर तुम जीत जाओगे। फिर वो ये कहते हुए अपनी जगह से गायब हो जाती है। रीज़न अपनी हेवनली आई एक्टिवेट करता है, पर हेवनली आई भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती। फिर हैरिया कहती है कि पेट्रियार्च ने मुझसे कहा था कि अगर तुम कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो तो तुमसे छुटकारा पा लें, पर तभी हमारा रीज़न उससे रुकने को कहता है। वो कहती है, अपनी बात कहो। तो फिर रीज़न एक फ़नी वे में कहता है, अगर तुम क्या करोगी अगर मैं जीत जाता हूँ। तो फिर हैरिया सामने आते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे कोई रिवॉर्ड मांगोगे। वो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर रीज़न कहता है कि तुम मेरे साथ रहना। ये सुन के वो जवाब देती है कि मैं आपकी सर्वेंट हूँ, तो फिर मैं हमेशा ही आपके साइड में रहूँगी। तो फिर रीज़न कहता है, नहीं एक सर्वेंट के तौर पे नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो जब तक कि मैं इतना ताकतवर ना हो जाऊँ कि खुद की प्रोटेक्शन खुद से कर पाऊँ। हैरिया इस चीज़ के लिए मान जाती है। वो कहती है ठीक है, और फिर वो फिर से गायब हो जाती है और वो कहती है, अब से तुम्हारा टेस्ट शुरू होता है। रीज़न मन में सोचता है कि जो मेरी हेवनली आई है वो तक भी उसे डिटेक्ट अभी नहीं कर पा रही है, वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। हालांकि जो भी चीज़ें उसने पहले बोली थी कि मुझसे छुटकारा पा लो, वो बस मुझे डराने के लिए था। इसका मतलब वो मेरे ऊपर गले से ऊपर मेरे ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगी, और ना ही मेरे दिल के ऊपर। फिर तभी वो कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि अब वो स्लो द फ्लो से ना ही किसी की मूवमेंट बल्कि अब माना की भी मूवमेंट महसूस कर सकता है। फिर उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि जो भी माना आपके हार्ट के अंदर सील है उसके चलते आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो अपग्रेड हो चुकी हैं। इस चीज़ के चलते वो हैरिया के अटैक को देख पा रहा होता है। वो उसके अटैक को देखते हुए सोचता है कि वो पक्का ही मेरे पैर के ऊपर अटैक कर रही है। वो सोचता है कि अब मैं उसके अटैक को देख सकता हूँ, और अगर डॉज भी करना चाहूँ तो डॉज कर सकता हूँ, पर मैं उसे डिफ्लेक्ट तब नहीं कर पाऊँगा। इसके चलते वो उस अटैक को अपनी बॉडी पे ही ले लेता है और फिर अपना फिस्ट में एनर्जी चार्ज करते हुए हैरिया के ऊपर अटैक कर देता है, पर जिसे हैरिया अपने एक ही हाथ से रोक लेती है। ये देखते हुए रीज़न कहता है कि क्या तुम मेरे इस अटैक को एक डिफ्लेक्ट के तौर पे मानोगी। तो फिर हैरिया भी कहती है, हाँ ठीक है। फिर वो कहती है कि अब से मैं आपको पूरा तरीके से प्रोटेक्ट करूँगा, जितने भी चीज़ें मेरे पास है उन सब से।
फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी से कह रही रहती है कि अब मैं अपनी रिपोर्ट्स शुरू करती हूँ। वो बताती है कि जो यंग मास्टर हैं उन्होंने मेरे अटैक रूट को पता कर लिया। यही सिर्फ एक चीज़ है जिसके चलते उन्होंने मेरा अटैक को डिफ्लेक्ट कर पाया। शायद से उन्हें पता चल गया होगा कि मैं उन्हें मारने का कोशिश नहीं कर रही थी, इसी के चलते उन्होंने अपने अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर ले लिया। ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा डिसीज़न था, पर वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एक यूनिक चीज़ थी, क्योंकि जो मेरा डैगर था उसके ऊपर पॉइज़न लगा हुआ था, जो कि वन ऑफ द डेडली पॉइजन्स में आता है। पर हाल उसने उस डैगर को अपने हाथ से ही पकड़ लिया और उसकी बॉडी के ऊपर कोई इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं दिखा। मुझे लगता है कि उसने किसी तरीके से उस पॉइज़न को न्यूट्रलाइज़ कर दिया, पर मैं इस चीज़ को अभी भी नहीं जान पाई उसने ये कैसे किया। फिर वो ये सारी चीज़ें बता के वहाँ से जाने लगती है। वो जाते-जाते सोचती है कि जो यंग मास्टर हैं वो कुछ ज़्यादा ही बदल चुके हैं इस 1 महीने में। अब वो इतने ज़्यादा वर्दी हैं कि मैं उन्हें प्रोटेक्शन दूँ। फिर हमें हमारे रेसन को दिखाया जाता है, जो कि जा रहा होता है, सोच रहा होता है कि आज का दिन तो कुछ ज़्यादा ही थकाने वाला था, अब मैं जाकर रिलैक्स करूँगा। पर तभी होली चलाइस उसके सामने आ जाता है। होली चलाइस कहता है कि मेरी तारीफ़ करो, पर हमारा एमसी इस चीज़ से कुछ ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास फिज़िकल फॉर्म है। फिर वो उससे कहता है कि तुम ऐसे ही कहीं पर भी बाहर नहीं आ सकते। पर फिर होली चलाइस उससे बताता है कि सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो और कोई भी नहीं। फिर से होली चलाइस कहता है कि मेरी तारीफ़ करो। फिर रेसन पूछता है कि किस वजह से। तो फिर वो बताता है कि जो जिससे तुमने फ़ाइट की थी उसके जो डैगर में पॉइज़न था। इससे सुन के हमारा एमसी भी शॉक रहता है। होली चलाइस बताता है कि उसमें मैलिया पॉइज़न था। हमारा रेसन उसकी डिस्क्रिप्शन देखता है, वो देखता है कि वो तो एक डेडली पॉइज़न है, जिसे देख के वो खुद भी बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। फिर रेसन पूछता है क्या तुमने उस पॉइज़न से छुटकारा पा लिया। तो फिर होली चलाइस बताते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस मेरे पेट में स्टोर है। अब पर इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर मुझे कुछ ज़्यादा ही बड़ा झटका पड़ा तो फिर वो बाहर आ सकता है और तुम्हारी बॉडी में फैल सकता है। इस चीज़ को सुन के हमारा एमसी हैम्पटन को बुलाता है। वो हैम्पटन से कहता है क्या तुम्हें मैलिया के बारे में पता है। तो फिर हैम्पटन बताता है हाँ, हालांकि वो रेयर है पर मैं उसे ला सकता हूँ। तो फिर रेसन उससे पूछता है क्या तुम्हें इसके एंटीडोट के बारे में पता है। तो फिर हैम्पटन कहता है हाँ, वो आसानी से मिल जाएगा। तो फिर हमारा एमसी उससे एंटीडोट को लाने के लिए कहता है। हैम्पटन उसे लाने के लिए चला जाता है। रेसन कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा शैडो जो है वो एक पॉइज़न मास्टर है। फिर हमें हैरिया को दिखाया जाता है, जो कि अपने नए कपड़ों में हमारे एमसी के सामने आती है। तो फिर रेसन उससे पूछता है कि तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ। तो फिर वो उसे जवाब देती है कि ऐसे मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से असिस्ट कर पाऊँगी, अब मैं आपकी शैडो के पोजीशन पे आ चुकी हूँ। तो फिर वो पूछता है कि अब मेरे पास 2-2 शैडोज़ रहेंगे। तो फिर वो कहती है क्या इससे आपको कोई दिक्कत है। रेसन उससे कहता है कि तुम्हारा एटीट्यूड जो है वो कुछ ज़्यादा ही बदल चुका है। तो वो कहती है कि अब मुझे कोई मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। तो वो उससे कहती है कि जो एक्टिंग है वो एक रिक्वायरमेंट होती है एक असैसिन बनने के लिए। फिर रेसन उससे कहता है कि तुमने अपने डैगर पे पॉइज़न क्यों लगाया था। हैरिया उससे पूछती है कि आपको उस पॉइज़न के बारे में पता था। तो फिर हमारा एमसी झूठ बोलते हुए कहता है कि हाँ, मुझे पहले से ही पता था, बस मैं प्रिटेंड कर रहा था कि मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में। पर जब भी मैं इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ ये चीज़ मुझे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिलाती है। तुम मुझे उस टाइम मारने की कोशिश तो नहीं कर रही थी, तो फिर तुमने पॉइज़न अपने डैगर पे लगाया ही क्यों था। ये सुन के हैरिया उससे पूछती है कि आप उस टाइम प्रिटेंड क्यों कर रहे थे। तो फिर रेसन उसे जवाब देता है ताकि तुम ये ना समझो कि अगर एंटीडोट मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मैं कुछ ज़्यादा ही वीक हो जाऊँगा। तो फिर हैरिया उससे कहती है जो मैलिया है वो बहुत ज़्यादा ही डेडली पॉइज़न है। तो फिर रेसन उसे उसकी मैलिया की पूरी डिस्क्रिप्शन ही बता देता है। ये सुन के हैरिया अपने मन में सोचती है कि मुझे नहीं लगा था कि यंग मास्टर को इतना ज़्यादा पता होगा। फिर हैरिया उससे कहती है कि आपको जल्द से जल्द स्ट्रांग होना होगा ताकि मैं अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुट्टी पा सकूँ। तो फिर रेसन भी कहता है कि हाँ, मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा। तो फिर हैरिया उससे कहती है मैं भी आपकी इसमें पूरी मदद करूँगी। तो फिर रेसन पूछता है तुम कैसे मदद करोगी। हैरिया उससे कहती है जैसा कि मैं अब आपकी एक शैडो हूँ तो मैं आपको हर टाइप से प्रोटेक्ट करूँगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर रेसन हैरिया से ईस्टली पिकली पियर पाउडर लाने को कहता है। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेसन कह रहा रहता है कि मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यास लगी है, मुझे मेरे लिए पानी लाओ। हमें दिखाया जाता है वो इस वजह से ऐसा कह रहा रहता है क्योंकि वो उस पाउडर को खा रहा रहता है। मेड ये सुन के हैरिया ये सुन के कहती है कि आपको डॉक्टर को नहीं दिखवाना चाहिए इस चीज़ को। तो फिर वो कहता है अभी उसका टाइम नहीं है, मेरे लिए पहले पानी लाओ। फिर वो उस पाउडर को और भी ज़्यादा खाने लगता है। पर हमारा रेसन की बॉडी से अचानक से कुछ ज़्यादा ही माना निकलने लगता है। मेड भी इस चीज़ को देख के सोचती है कि कुछ तो बदल रहा है। एक नोटिफिकेशन आती है कि जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है वो जो पूरी हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है जो होली ग्रेल होता है वो कह रहा रहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही ड्रंकन हो चुका हूँ। फिर वो अपने अंदर के पॉइज़न को बाहर उलट देता है।
हमें दिखाया जाता है कि रेसन अपने हाथ से गिलास को छोड़ देता है, फिर उसका जो हार्ट होता है वो एक्सपेंड करने लगता है। हैरिया इस चीज़ को देख के सोचती है कि ये तो माना एक्सपेंशन है, क्या मैं इसे हीलर के पास ले जाऊं? पर अगर मैं इसे हीलर के पास ले जाऊंगी तब तक तो ये मर जाएगा। मैंने इसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी जब तक कि स्ट्रांग नहीं हो जाता, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं तो एक मेज नहीं हूँ, तो फिर मैं इसकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी। सिर्फ अभी मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है कि जो भी इसके बॉडी से माना निकल रहा है वो मैं अपनी बॉडी में ले लूँ और इसके बदले मैं मर जाऊँ। पर तभी इस सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है कि ईथर और मेलिया के मिलने के चलते आपका माना एक्सपेंड कर रहा है। जिन लोगों के पास ट्रांसेंडेंट एट्रीब्यूट का माना है वही इस रिएक्शन को झेल सकते हैं। ये देख के रेसन अपने ट्रांसेंडेंट माना को इस्तेमाल करने लगता है, फिर वो अपने ईजी माना कल्टीवेशन को इस्तेमाल करता है, पर अभी भी जो उसकी रिब्स होती हैं वो टूट रही होती हैं। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो ट्रांसेंडेंट एट्रीब्यूट का माना है वो सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, और अगर आपके पास जो रिनाउंड फैमिली की बॉडी स्पेशल बॉडी नहीं हुई तो फिर आप इस रिएक्शन को झेल नहीं पाएंगे। फिर बताया जाता है कि जिन लोगों के पास एक स्पेशल टाइप की बॉडी हो जैसे कि हेवनली बॉडी, वही इस माना के रिएक्शन को झेल पाएंगे। तो फिर रेसन अपनी हेवनली बॉडी का भी इस्तेमाल करने लगता है। फिर तभी उसे होली ग्रेल की आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करता हूँ। होली ग्रेल उससे कह रहा रहता है कि तुम्हारी जो वो एबिलिटी है वो मेरी कुछ ज़्यादा ही मदद कर रही है। ये सुन के रेसन मन में सोचता है शायद से वो ईजी माना कल्टीवेशन के बारे में कह रहा है। फिर तभी रेसन की बॉडी कुछ ज़्यादा ही ग्लो करने लगती है, जिसे देखते हुए हैरिया सोचती है कि जो माना एक्सपेंशन शुरू हुआ था अब उसकी जो चेस्ट है वो फिर से नॉर्मल हो रही है। उसने माना एक्सपेंशन को खुद ही से ही रोकने में कामयाब हो चुका है। फिर तभी वो हमारे रेसन के पास एक फायर देखती है, वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। वो इस चीज़ को देख के सोचती है कुछ तो बदल चुका है। फिर वो हमारे रेसन की तरफ देखकर कुछ ज़्यादा ही शॉक हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जो रेसन होता है वो फर्स्ट सर्किल से सेकंड सर्किल में प्रमोट हो चुका होता है। हैरिया मन में सोचती है कि मैंने ऐसे किसी भी मैजिशियन के बारे में नहीं सोचा जो अपनी 10 साल की एज में सेकंड सर्किल पे पहुंच गया हो। रेसन फिर हैरिया से कहता है कि तुम कब तक मुझे ऐसे ही घूरने वाली हो। फिर हैरिया हमारे रेसन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तो फिर रेसन कहता है क्या तुम इन्हें देख सकती हो? तो फिर वो कहती है हाँ आप सेकंड सर्किल पे पहुंच चुके हैं। तो रेसन कहता है कि हाँ लगभग मैं मर ही चुका था। हैरिया उससे कहती है क्या आपने अकेले ही मैनेज कर लिया उस फिनोमिना को रोकने को? ये सुन के रेसन अपनी बड़ाई करते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा ही ग्रेट हूँ? तो वो कहती है नहीं, आप मेटन फैमिली में बॉर्न हुए हैं और आपके पास एक ब्लेस्ड माना हार्ट और बॉडी है, इसके चलते आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई भी हैरानी की बात है ही नहीं। ये सुन के रेसन सोचता है कि ये कभी भी मेरी बड़ाई कर ही नहीं सकती। फिर रेसन कहता है कि ये जो ये 6 रिक्वायरमेंट्स थी एक्सपेंशन के लिए, जिनमें से आती थी मेलिया, ईथर, हेवनली बॉडी, ट्रांसेंडेंट माना, होली ग्रेल और ईजी माना कल्टीवेशन, ये बस कोइंसिडेंस के चलते मेरे पास सारी हो गई, जिसके चलते मेरा माना एक्सपेंड हो गया। फिर रेसन हैरिया से कहता है क्या तुम वो करना चाहोगी जो हम लोगों ने आखिरी बार किया था? इससे हैरिया कुछ समझ नहीं पाती। फिर हमें उन लोगों को ट्रेनिंग बिल्डिंग पे दिखाया जाता है, जहाँ पर रेसन एडमिनिस्ट्रेटर से कहता है कि तुम्हें देखे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेटर पूछता है कि आप इतने लेट यहाँ पर क्यों आए हैं? फिर वो रेसन को देखते हुए कहता है कि ये पक्का ही सेकंड सर्किल है। मुझे अच्छे से याद है कि वो 1 महीने पहले ही फर्स्ट सर्किल पे गया था और अब तो वो सेकंड सर्किल में भी पहुँच गया, और जो मेड उसके पीछे खड़ी है वो एक असैसिन है। फिर वो ज़पैल की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर वो ज़पैल उससे कह रहा रहता है कि मुझे लगता है कि थर्ड कोई 7th यंग मास्टर के साथ मिलके कोई प्लानिंग कर रहा है। वो उस बात को सोचते हुए कहता है हाँ अब तो लगता है कि वो सारी चीज़ें एकदम ही सही थी। मैंने ऐसे किसी के भी बारे में नहीं सुना जो कि 10 साल की एज में सेकंड सर्किल मैजिशियन बन गया हो। अब मुझे इससे ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना ये मेरे लिए ही दिक्कत होगी। फिर वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं और मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ? तो फिर रेसन जवाब देता है कि मुझे एक ड्यूअल करना है अपने शैडो के साथ। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर उनके लिए एक खाली जगह का इंतज़ाम कर देता है, और जाते जाते हैरिया एडमिनिस्ट्रेटर को घूर के देखती है। तो एडमिनिस्ट्रेटर डरते हुए सोचता है कि मेरे को ऐसे एक्ट करना है कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। फिर हमें रेसन और हैरिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ़ाइट के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। रेसन कहता है कि तुम्हें पता चली गया होगा हमारी पिछली फ़ाइट से कि मेरे पास कितनी एबिलिटीज़ हैं, तो फिर तुम उसी हिसाब से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना। तो हैरिया कहती है आप तो अब सेकंड सर्किल मैजिशियन बन चुके हैं। तो फिर रेसन कहता है कि मुझे कुछ नया ट्राई करना है, तो फिर तुम अपनी पावर लेवल उतनी ही रखना। ये सुन के हैरिया कहती है कि जो दुश्मन होगा वो इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा कि आप कितने ज़्यादा कमज़ोर या फिर ताकतवर हैं। तो फिर रेसन उसे जवाब देता है कि तुम तो मेरी कोई दुश्मन नहीं हो, तुम तो मेरी शैडो हो। तो फिर हैरिया भी इस चीज़ के लिए मान जाती है। रेसन मन में सोचता है कि अब वो सेकंड सर्किल मैजिशियन है, तो वो पहले से ज़्यादा माना को अब अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता है। तो फिर वो अपने पूरे माना को अपनी पूरी बॉडी में फैलाने लगता है, जिसके चलते उसकी बिगिनर मैजिक कॉम्बैट टेक्निक नॉर्मल से एडवांस में अपग्रेड हो जाती है।
फिर वो हैरिया से कहता है कि आप शुरू करते हैं। फिर हैरिया अपनी जगह से गायब हो जाती है, पर रेजन सोच रहा रहता है ये पिछली बार की तरह बिल्कुल भी नहीं है, इस बार मैं उसे अपनी हेवनली आई से डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, उसकी मूवमेंट्स को। पक्का ये जो स्लो द फ्लो होगा वो भी अपग्रेड हो गया होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट से सेकंड सर्कल मैजिशियन बन चुका हूँ। फिर वो स्लो द फ्लो को एक्टिवेट कर देता है। वो देखता है कि हैरिया फिर से ही उसके पैरों के ऊपर अटैक कर रही रहती है, पर इस बार वो उसे डॉच करने का सोच लेता है। तो फिर वो वहाँ से पीछे हट जाता है, जिसे देख के हैरिया शॉक हो जाती है। वो कहती है क्या वो मेरी मूवमेंट्स को देख सकता है। फिर रेसन फुल स्पीड से आगे बढ़ता है अपने पंच में एनर्जी इकट्ठा करते हुए, और वो हैरिया के ऊपर अटैक कर देता है। पर जो हैरा होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है, और वो उसके पीछे आ जाती है और उसके गले पे अपना डैगर रख देती है। पर वो कहती है कि मैं हार गई, क्योंकि मैंने अपनी पहले से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया, क्यों जितना कि मैंने वादा किया था आपसे। तो फिर रेजन भी कहता है कि हाँ अब मैं सेकंड सर्किल मैजिशियन हूँ। तो फिर हैरिया कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। ये सुन के रेजन कहता है क्या तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही हो। तो फिर हैरा कहती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप अभी भी वीक हैं। तो फिर रेजन कहता है क्या तुम मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकती। तो फिर हैरा बताती है कि जो खोखले कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो पॉइजन की तरह काम करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो ये सारी चीज़ें अपनी बॉल से देख रहा रहता है। वो इसे देख के कुछ ज़्यादा ही शॉक रहता है। वो कहता है कि ये सब मैंने क्या देख लिया, ये जो मूवमेंट अभी उसने शो किया वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जो कि एक मेज कर पाए। जो असैसिन की मूवमेंट्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जिसे मैजिक डिटेक्शन स्पेल से भी ढूंढना बड़ा मुश्किल रहता है। और उससे भी अलग बात, जो कि अभी उसने डिस्ट्रक्टिव पावर अपनी बॉडी से निकाली वो तो उससे भी ज़्यादा थी जितना कि उसने अपनी पिछली मंथ में निकाली थी। और जो अगर उसकी मेड की बात करें वो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी असैसिन है, और ख़ासकर उसका वो लास्ट मूव वो तो कुछ ज़्यादा ही डरावना था। मैंने ना तो किसी ऐसी चीज़ को पहले कभी देखा और ना ही कभी सुना है। वो उन्हें जाते हुए देखते हुए सोचता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और मैं कुछ भी नहीं जानता। रेसन उससे जाते जाते कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि तुम्हें इतनी देर में परेशान किया मैंने। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है यंग मास्टर। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर के गले पे एक चाकू आ जाता है। हमें दिखाया जाता है वो हैरा रहती है। वो कहती है कि आज जो कुछ भी तुमने देखा वो सब कुछ भूल जाना। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि मैंने क्या देखा, मैं तो बाथरूम में था। फिर हैरा कहती है कि यंग मास्टर भले ही सेकंड सर्किल मैजिशियन बन गए हों पर अभी भी वो अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर कहता है क्या यंग मास्टर सेकंड सर्किल मैजिशियन भी बन गए, वो भी अपने 10 साल की उम्र में। ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी बात है। हैरा इस चीज़ को सुन के कहती है ये अच्छी बात है कि तुम पागल बिल्कुल भी नहीं हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इस चीज़ को देख के एडमिनिस्ट्रेटर मन में सोचता है ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेसन अपनी एक्सरसाइज कर रहा रहता है। हैरा उसे बताती है कि आपके लिए एक लेटर आया है। रेसन उस लेटर को पढ़ने लगता है, पर उसे पढ़ते पढ़ते उसे इतना ज़्यादा शौक लगता है कि वो जहाँ से अपने चिनअप्स मार रहा रहता है वहाँ से गिर जाता है। रेसन शॉक होते हुए हैरा और हैम्पटन को बताता है कि जो रिनाउंड स्वॉर्ड्समैनशिप फैमिली है उन्होंने मुझे एक इनविटेशन भेजी है। पर वो मन में सोच रहा रहता है मैंने तो अपनी नोवेल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, ये पक्का ये एक वेरिएबल है। और इसी के साथ हमारे ये पार्ट एंड होता है। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।